नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मेडिकेयर इंडोर जो बीएसएनएल में प्रोवाइड किया जाता है वो कैसे क्लेम किया जाता है और उसका नियम क्या क्या है। देखिए, हम लोगों के पास एक कॉरपोरेट ऑफिस का ऑर्डर कॉपी मौजूद है 23/8/2022 का, जिसके तहत क्या बोला जा रहा है कि बीएसएनएल इंडोर जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है ट्रीटमेंट के दरमियान उसका नियम। इन परसुएशन टू बीएसएनएल एमआरएस रिव्यू गाइडलाइन भाइड ऑफिस मेमोरेंडम नंबर सो एंड सो गाइडलाइन फॉर रेगुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट इशूड भाइड पैरा नंबर 2 ओ ऑफ BSNL admin so and so hereby modified with respect to indoor treatment taken in impaneled hospital. CGM shall have full power to settle the claim by restriction to CGHS rate. देखिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो CGM के पास पूरा पावर है, मगर ये CGHS जो रेट है इसी रेट पे आपको इंडोर ट्रीटमेंट का पैसा मिलेगा। अब देखिए, ये जो इंडोर ट्रीटमेंट होता है ये दो किस्म से होता है ना आपका। एक होता है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, जो बीएसएनएल ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ कहीं पे कुछ MOU किया है, MOU किया है, नहीं तो उसके साथ कुछ डिस्कशन करके कुछ लिस्ट निकाला है, जो लिस्ट हम लोगों को बीच बीच पे मिलते रहता है। तो अगर वैसा है तो वो एम्पैनल्ड कैटेगरी में होगा, और दूसरा कुछ भी हॉस्पिटल है तो वो नॉन एम्पैनल्ड कैटेगरी में होगा। तो देखिए, अगर आप लोग एम्पैनल में करेंगे तो उसका जो पैसा है वो सीजीएम ही अथॉरिटी है उसको डिस्बर्स करने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, जो गाइडलाइन क्या है मेडिकल इंडोर ट्रीटमेंट के लिए, ये एक 2005 साल का एक हम लोगों के पास ऑर्डर कॉपी है, जहाँ पे एक मेंशन किया जा रहा है कि आप लोगों को कितना हाईएस्ट पैसा मिल सकता है। देखिए दोस्तों, आप लोग ये ऑर्डर जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा, मगर फिर भी आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है, द इशू रेस्टोरेशन ऑफ पावर टू द फील्ड यूनिट फॉर सैंक्शनिंग मेडिकल एक्सपेंडिचर बियॉन्ड 5 times बेसिक प्लस DA वाज कंसिडरेशन एट द कॉर्पोरेट ऑफिस फॉर सम टाइम। अब इसमें क्या है कि अगर आपका बेसिक और DA दोनों मिला के जितना पैसा होता है इसको 5 से गुना कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करने से जितना होता है, सोचिए बेसिक प्लस DA आपका 50,000 रुपया है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख रुपया तक आपको मेडिकल जो इंडोर ट्रीटमेंट है वो पैसा आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप ऑब्वियसली CGHS रेट पे ही मिलेगा, उसके लिए कोई झमेला नहीं है। उससे ज़्यादा अगर पैसा अगर आप क्लेम करेंगे तो वो पैसा मिलने के लिए आपको कॉरपोरेट ऑफिस के अप्रूवल चाहिए, जो जनरली इतना आसानी से मिलता नहीं है, जिसके लिए आपको यूनियन रूट या एसोसिएशन रूट से जाना पड़ेगा और अपना केस को रखना पड़ेगा, नहीं तो वो जनरली नहीं मिलता है। और यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट बात बोला है इस लेटर में कि जो CGM हैव द फुल पावर टू अप्रूव द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर सरकारी अस्पताल में होता है तो आपको पैसा मिल जाएगा, CGM ही फुल अथॉरिटी है। विद रेस्पेक्ट टू द इंडोर ट्रीटमेंट टेकन इन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल, ठीक है, जो हम बोले हैं एम्पैनल्ड हॉस्पिटल पे अगर होता है तो CGM हैज द फुल पावर टू सेटल द क्लेम, whereas at least 90% of the total expenditure are covered under the prescribed rates by CGHS for specialized and general purpose treatment and diagnostic procedure। मतलब 90% तक पैसा आपको आराम से मिल जाएगा अगर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में है तो। और CGM यहाँ पे पूरा सोल अथॉरिटी है, ये करने के लिए पूरा सोल अथॉरिटी है। हाँ, CGM, तो CGM से पैसा मिल जाएगा। अब क्या होता है, जब कोई भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होता है तो वो हॉस्पिटलाइज होने के टाइम पे आपका एक फॉर्मेट होता है,
जो हॉस्पिटल विजिट सर्टिफिकेट बोला जाता है, तो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर लोकल एसडीसीए में या दूसरा कोई एसडीसीए में ऑफिसर और उसके बाद एजीएम लेवल वहाँ पे जाके विजिट करके देखिए। और एक बात है कि आप लोगों का अगर नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल पे अगर भर्ती होना है तो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में ही हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिलता है अस्पताल से, वो इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा वो हम लोग बता देंगे, मगर देखिए इमरजेंसी कंडीशन पे देना पड़ता है, ये हम लोगों का ऑफिस का। और वहाँ पे भी पैसा जो मिलेगा वो रेस्ट्रिक्टेड टू CGHS रेट। अब देखिए और एक इम्पॉर्टेंट बात इस लेटर पे क्या है कि ये जो 5 नंबर जो पॉइंट है इसमें कि इन केस इन्वॉल्विंग हॉस्पिटलाइजेशन 2 or more than 2 days a designated officer of a BSNL shall visit the hospital and give a certificate as per enclosed format. The certificate has been attached to same to the CGM for office approval. देखिए यहाँ पे क्या होता है, उसको बोलता है हॉस्पिटलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट हॉस्पिटल विजिट सर्टिफिकेट जो बोलता है, ठीक है, विजिट सर्टिफिकेट। देखिए ये है हॉस्पिटल विजिट सर्टिफिकेट। ये हॉस्पिटल विजिट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। वहाँ पे क्या होगा कि डिपार्टमेंट जनरली एजीएम रैंक का जो एडमिन होता है, एजीएम एडमिन से एक लेटर मिलेगा कंसर्न ऑफिसर को कि आप जाके फलाना अस्पताल पे फलाना एम्प्लॉय का रिलेटिव स्पाउस हो या डॉटर हो सन हो भर्ती है, आप जाके विजिट करके आइए। तो इंस्ट्रक्शन ऑफ जो जिसने लेटर दिया है वो एजीएम का वहाँ पे होगा और यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम होगा, ठीक है, विजिटेड द हॉस्पिटल, यहाँ पे नेम होगा हॉस्पिटल का, ठीक है, और यहाँ पे टाइम होगा, ठीक है, और यहाँ पे डेट होगा, ठीक है। सोचिए 15 तारीख को एक डेट हुआ, ठीक है, 15/11/24 को एक डेट हुआ और फाउंड दैट नेम ऑफ द पेशेंट, यहाँ पे पेशेंट का नाम होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट अंडर यहाँ पे डॉक्टर का नाम होगा और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वार्ड नंबर होगा। सोचिए वार्ड नंबर 202 है, ठीक है, ऐसे मैं एग्जाम्पल की तरह बोल रहा हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन लिखेगा, डेट ऑफ डिजीज लिखेगा, नेम ऑफ एम्प्लॉय मतलब जिस एम्प्लॉय का रिलेटिव या जो एम्प्लॉय खुद है, और यहाँ पे अगर खुद एम्प्लॉय होगा तो यहाँ पे सेल्फ लिखेगा, अगर सेल्फ नहीं होगा फादर हो सकता है, ठीक है, अगर उसका बेटा या बेटी है तो फादर होगा, ठीक है, नहीं तो अगर वाइफ होगा तो यहाँ पे स्पाउस होगा, ठीक है, और BSNL एमआरएस कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखेगा। लिखने के बाद ये जो अफसर जो गए हैं विजिट करने के लिए वो यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन देंगे और यहाँ पे साइन करेंगे, डेट प्लेस ये सब फिलअप कर देंगे। ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे जो 2 बोल के है, ये 2 बोल के आपका CGM, जनरली CGM को नहीं होता है, ये GM को होता है। और ये GM क्या होगा, GM ऑफिस से वो लोग ई ऑफिस में पुटअप करेंगे तो वो CGM के पास जाएगा, CGM ऑफिस से उसका अप्रूवल मिलेगा पोस्ट फैक्टो बेसिस पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोस्ट फैक्टो बेसिस पे देखिए ट्रीटमेंट में आप जब परमिशन मांग रहे हैं तो एक हो सकता है कि अगर प्लान्ड सर्जरी है या प्लान्ड प्रोसीजर है तो उसमें क्या सोचिए आप लोग डिसाइड किए हैं कि डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करने का 25/11/24 को आपका अपेंडिसाइटिक सर्जरी होना है या कोई भी सर्जरी होना है। तो आज अगर सोचिए कि आज 23 तारीख है तो 2 दिन बाकी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी डिपार्टमेंट को लेटर कर सकते हैं कि फलाना तारीख को हम एक सर्जरी प्लान किए हैं। तो क्या होगा, इस 25 तारीख से पहले ही डिपार्टमेंट अगर आपको परमिशन देता है तो वो नॉर्मल परमिशन होता है जो मिलता है। हालांकि 2 दिन का गैप में अगर दीजिएगा तो नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोसेस करने में टाइम लगता है। अगर 1 महीने के बाद अगर होगा, सोचिए 12 को है, ठीक है, 12 का महीना 1 महीना बाद में है तो आपको मिल जाएगा परमिशन। अगर आप कर लिए हैं, ठीक है, आज 23 है मगर हो गया है 15 तारीख कुछ हो गया है, आप ट्रीटमेंट करा के आए हैं तो वो पहले हो गया है, तो वहाँ पे क्या होता है, पोस्ट फैक्टो परमिशन होता है। वो जो पोस्ट फैक्टो परमिशन होता है वो पोस्ट फैक्टो परमिशन आपको बाद में मिलता है, ठीक है।
और नॉन एम्पैनल हॉस्पिटल में जैसे आप इमरजेंसी में एडमिट हुए हैं तो यहाँ पे हमेशा ही पोस्ट फैक्टो परमिशन ही आपको लगेगा। अब आप लोग देख लीजिए कि हम जो बोल रहे थे कि इमरजेंसी एडमिशन के लिए एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट होता है जो अस्पताल देता है, वो देखिए क्या है। मैं एक सैंपल कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जो ट्रीटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल में, वहाँ पे अगर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे रहा है, देखिए जनरली क्रेडिट फैसिलिटी पहले होता था, अभी नहीं होता है, तो वहाँ पे आप एडवांस क्लेम कर सकते हैं। अगर एम्पैनल्ड है तो 80% क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो 60% क्लेम कर सकते हैं। ये एडवांस होता है, एक एडवांस का फॉर्म होता है इंदौर में, वो फॉर्म भर के आप लोग दे दीजिएगा। तो जो डिसबर्सिंग सैलरी डिसबर्सिंग अथॉरिटी है, जनरली एओ कैश होता है, तो एओ कैश क्या करेगा कि उसके हिसाब से आपको एडवांस दे देगा। अब जो एडवांस दे देगा, आप देखिएगा आपका पे स्लिप में वो एडवांस शो करेगा। सोचिए आपको 1.5 लाख रुपये एडवांस दे दिया है, ठीक है। अभी आप एडवांस लेके आप ट्रीटमेंट कराए तो ट्रीटमेंट में सोचिए आपका 2.5 लाख रुपया खर्चा हुआ, ठीक है। अभी 2.5 लाख रुपया जो खर्चा हुआ ये तो आप हॉस्पिटल को दिए हैं, मगर इसमें CGHS रेट में कितना एम्पैनल्ड है, मतलब कितना मिलना है ये देखना पड़ेगा। अगर CGHS में यहाँ पे 1 लाख रुपया मिलने का प्रावधान है CGHS रेट का हिसाब से, तो ये जो 1 लाख रुपया है, ये 1 लाख रुपया आपको मिलेगा, तो क्या होगा 50,000 रुपया आपका सैलरी से डिडक्ट कर लेगा वो लोग जब सेटलमेंट होगा। तो ये एक दिक्कत वाला बात है। अगर उस टाइम पे अमाउंट ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि वो 1 महीने का सैलरी से ना डिडक्ट करके 2 महीने का सैलरी से डिडक्ट करे, मगर डिडक्ट करेगा। और जब तक ये सेटल नहीं होगा तब तक आपका वो अनसेटल्ड अमाउंट दिखाते रहेगा। और जिस टाइम पे सेटल्ड हो जाएगा तब आपका इनकम टैक्स का जो लाइबिलिटी है, इनकम टैक्स रिटर्न का लाइबिलिटी है, उस टाइम पे आपका इनकम टैक्स रिटर्न लाइबिलिटी में आएगा जब सेटलमेंट होगा। जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब नहीं आएगा। तो ये कभी कभी होता है कि ज़्यादा लाइबिलिटी हो जाता है नेक्स्ट ईयर पे जाने के वजह से, ठीक है। ये देख लिए हम लोग जनरली ऑर्डर को कर लिए, तो ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट में डाल दूंगा। और इमरजेंसी जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्मेट आपको हॉस्पिटल से मिलेगा, वो हम लोगों का कुछ सेपरेट फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक एम्पैनल्ड और नॉन एम्पैनल्ड जो अस्पताल है वहाँ पे आप जब मेडिकल बिल भरेंगे, इंदौर भरेंगे, उसके साथ क्या क्या कागज देना होता है और उसको कैसे भरना होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लेम मिलने के लिए। ऐसे वीडियो के लिए हम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।